तो भारतीय अर्थव्यवस्था है इस पे का। तो इसमें हम ये देखने का प्रयास इसको पढ़िए जो आपको यहाँ पर है। सबसे पहले देखिए एक संपादकीय थोड़ा देख लीजिए। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था जटिल है और निरंतर एक परिवर्तित तस्वीर पेश करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील है और निरंतर एक परिवर्तित तस्वीर पेश करती है। हाल ही के समय में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए और यह तीव्र गति से भी हुए हैं। अब देखिए इस पुस्तक में हमारे लेखकों की टीम ने भारतीय अर्थव्यवस्था विस्तार पर प्रकाश डालने के साथ साथ अर्थशास्त्र के अपरिहार्य पहलुओं को संक्षिप्त एवं सुगमतापूर्वक समझने वाली शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। नवीन विकास क्रमों पर विचार विमर्श किया गया और नवीनतम जानकारी विशिष्ट रूप से पूर्व की सामाजिक आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रकाश में जिन्हें संशोधित परिवर्तित या समाप्त कर दिया गया है उनके स्थान पर नवीन नीतियों का समावेश किया गया है। प्रदान करने का अथक प्रयास किया गया। विकास अर्थव्यवस्था की संबंध आधारभूत अवधारणाओं पर विचार विमर्श किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था के समष्टि एवं क्षेत्रीय पहलुओं पर अवलोकन किया गया है। नियोजन के परिवर्तित विचार एवं इस मोर्चे पर नवीनतम बदलावों की समीक्षा की गई है। प्रत्येक समाज के आर्थिक क्षेत्र में नीतियों के कार्यान्वयन को प्रत्येक सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नीतियों एवं कार्यक्रमों को स्पष्ट एवं सारगर्भित रूप से प्रस्तुत किया गया है जो इस पुस्तक की एक अद्वितीय विशेषता है। जहाँ संभव हुआ वहाँ नवीनतम एवं विश्वसनीय आंकड़े जानकारी का समावेश किया गया। जहाँ समीचीन एवं अपरिहार्य प्रतीत हुआ वहाँ सामयिक महत्व के विचारणीय मुद्दों तथा आलोचनात्मक समीक्षा टिप्पणी को शामिल किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 केंद्रीय बजट, देखिए यहाँ इसको छोड़ दीजिए, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 केंद्रीय बजट 2018-19 अंतरिम बजट 2019-20 सरकार द्वारा लोक विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंध मौजूदा नीतियों को शामिल किया गया। साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में नूतन घटनाओं विकास क्रमों को भी शामिल किया गया। पाठों को त्वरित संदर्भ प्रदान करने के अर्थशास्त्र से जुड़े शब्दों की शब्दावली प्रदान की गई है। पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न विद्वानों तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर विशेषज्ञों के विचार एवं दृष्टिकोण का अत्यधिक ऋणी है। इन विद्वानों एवं अर्थशास्त्रियों के प्रति आभार प्रकट करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। हम विभिन्न समाचार पत्रों एवं जर्नल द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू बिजनेस लाइन, योजना, कुरुक्षेत्र विशिष्ट रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक स्थितियों के विभिन्न पहलुओं से संबंध जानकर एवं परिप्रेक्ष्य के लिए का भी आभार प्रकट करते हैं। यहाँ आप देखिए इसमें जो खास चीज़ आपको कही गई उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आपको इसमें जो पहला आपको अध्याय है अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एवं विकास की बात करते हैं। अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था एवं विकास की बात करते हैं, आपको अध्याय 1 है। इसमें ये समझिए कि अर्थशास्त्र क्या है, आखिरकार अर्थशास्त्र आपको यहाँ पर क्या है, क्यों है। देखिए वह विषय जो व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन एवं इनके वैकल्पिक प्रयोग एवं सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुनाव का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में यहाँ पर कहा गया वह अर्थशास्त्र वह विषय है जो व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं इनके वैकल्पिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो व्यक्ति के असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों एवं इनके वैकल्पिक प्रयोग एवं सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुनाव का अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। विभिन्न शब्दकोशों के अनुसार अर्थशास्त्र वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोक्ता समाज की वाणिज्यिक गतिविधियों के विश्लेषण से संबंधित विषय है। पर इसे एल रॉबिन्सन उससे भी कहीं अधिक बताते हुए कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार के संदर्भ उपलब्ध वैकल्पिक साधन एवं उनके उद्देश्यों के मध्य सहसंबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र वस्तुओं के चयन का अध्ययन है तथा इसमें सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग करने का अध्ययन किया जाता है। यह चयन व्यक्तियों एवं देशों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। अब आगे एक खास बात देखिए यहाँ पे जो कहा गया, देखिए अर्थशास्त्र विषय को दो व्यापक श्रेणियों व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र जिसे आय एवं रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है में विभाजित किया जाता है। इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग 1993 में ऑस्लो विश्वविद्यालय नॉर्वे के रेगनर फ्रिस द्वारा किया गया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करता है जिसमें व्यक्तिक अभिकरण और बाजार
प्रकार उनकी अंतक्रियाओं के परिणाम शामिल होते हैं। व्यक्तिगत अभिकरण में उदाहरणार्थ परिवार, कंपनियां, क्रेता एवं विक्रेता शामिल किए जा सकते हैं। यह व्यक्तिगत वस्तुओं और साधनों की कीमत के निर्धारण के इर्द गिर्द होती है। समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करता है, जिसका संबंध किसी राष्ट्र की संपूर्ण आर्थिक कार्य प्रणाली एवं इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की उत्पादन क्षमता में होने वाले परिवर्तन से है। यह समग्र अर्थव्यवस्था जिसमें अप्रयुक्त संसाधनों, श्रम, पूंजी, भूमि, मुद्रास्फीति, आर्थिक समृद्धि और इन मुद्दों मुद्रा राजस्व एवं अन्य नीतियों को देखने और समाधानता संबोधित करने की लोक नीतियाँ शामिल होती है का विश्लेषण करती है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का मुख्य आधार आय है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का मुख्य आधार आय है, क्योंकि आय किसी राष्ट्र के आर्थिक क्रियाकलापों, जीवन स्तर, उपभोग, निवेश, बचत, रोजगार, विकास की प्रवृत्ति इत्यादि का मुख्य मापदंड है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं की बात की गई है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणा यहाँ देखिए आर्थिक गतिविधि, यहाँ जो कहा गया देखिए अर्थशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणा उनको देखिए आर्थिक गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। आर्थिक गतिविधि यहाँ पर क्या आर्थिक गतिविधियाँ, क्रियाकलाप, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उत्पादन से संबंध होती है। इस प्रकार वे कानून सम्मत गतिविधियाँ जिनके परिणाम स्वरूप वस्तु उत्पादन होता है तथा जिनके लिए कोई व्यक्ति या संस्था प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मूल्य चुकाने हेतु तैयार रहते हैं। आर्थिक गतिविधियाँ कराती है। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रिया एवं तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया वह होती है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का परिष्करण और उत्पाद प्राप्ति होती है, जैसे कृषि, वानिकी इत्यादि। द्वितीयक गतिविधियों में मौजूद उत्पाद या कच्चे माल के रूप में परिवर्तन के द्वारा उसमें कीमत वृद्धि करना शामिल होता है। द्वितीयक गतिविधि में मौजूदा उत्पाद या कच्चे माल के रूप में परिवर्तन के द्वारा उसमें कीमत वृद्धि करना शामिल होता है। द्वितीयक क्रियाकलापों में विनिर्माण होता है, मतलब फिर से निर्माण होता है। तृतीयक क्रियाकलापों मूर्त वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं से संबंध क्रियाकलाप शामिल होते हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग एवं सीमा, शिक्षा इत्यादि। देखिए एक आर्थिक यहाँ पर जो आपको कहा गया एक आर्थिक वस्तु से अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु से, एक आर्थिक वस्तु से अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु से जो प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती है तथा जिसका बाजार में मूल्य होता है। वहीं दूसरी ओर सेवाओं, बैंकिंग एवं चिकित्सा से तात्पर्य उन आर्थिक वस्तुओं से है जो अहस्तांतरणीय एवं अश्रिप्सीय है तथा जिनके उपयोग के लिए व्यक्ति को मूल्य चुकाना पड़ता है। आर्थिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिसमें उपयोगिता एवं दुर्लभता के गुण मौजूद हो और उनका क्रय विक्रय हो सकता है। हाँ देखिए यहाँ पर एक आर्थिक वस्तु से अभिप्राय किसी भौतिक वस्तु से है जो प्राकृतिक मानव निर्मित हो सकती है तथा जिसका बाजार में मूल्य होता है। वहीं दूसरी ओर सेवाओं, बैंकिंग एवं चिकित्सा से तात्पर्य उन आर्थिक वस्तुओं से है जो हस्तांतरणीय एवं अश्रिप्सीय है तथा जिनके उपयोग के लिए व्यक्ति को मूल्य चुकाना पड़ता है। आर्थिक वस्तु ऐसी वस्तुएं होती है जिसमें उपयोगिता एवं दुर्लभता के गुण मौजूद है और उनका क्रय विक्रय हो सकता है। आर्थिक वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं और उत्पादक वस्तुओं में विभाजित किया जा सकता है। देखो उपभोक्ता वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती है जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जैसे कपड़े, मिठाइयाँ इत्यादि। अब देखिए पूंजीगत वस्तुएं या उत्पादक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें वस्तुओं के निर्माण के लिए एक उत्पादक द्वारा खरीदा जाता है, जैसे कच्चा माल, पूंजीगत साज सामान, ऊर्जा श्रम इत्यादि। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि करती है। इन वस्तुओं को टिकाऊ और गैर टिकाऊ श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे होती है जिनका एक बार उत्पादन और एक बार उपभोग किया जा सकता है, जैसे फल, सब्जियां इत्यादि। टिकाऊ वस्तु काफी लंबे समय या एक समय अवधि तक उपभोग किया जा सकता है, जैसे कपड़े धोने की मशीन, रेफ्रिजरेटर, सोफा, टेबल, फर्नीचर इत्यादि। उपयोगिता के रूप में देखिए यहाँ पर उपयोगिता के रूप में मूल्य विभिन्न मांगों की पूर्ति की प्रवीणता है। विनिमय के संदर्भ में मूल्य वह है जो वस्तु एवं सेवाओं के विनिमय से प्राप्त होता है। धन के संदर्भ में मूल्य वस्तु एवं सेवाओं के बदले किया गया भुगतान है। मूल उपयोगिता संबंधित है। इसका एक स्पष्ट उदाहरण जेमस्टोन का पेपर वेट है। काटने वाले औजार तथा आभूषण के रूप में उपयोग किया जाना है। आभूषण के रूप में उपयोग किया जाना है। यहाँ प्रत्येक क्षण में इसका मूल्य बढ़ता जाता है। अब देखिए आर्थिक प्रणालियाँ क्या होती है। वह विस्तृत संरचना या व्यवस्था जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियाँ नियोजित की जाती है, आर्थिक व्यवस्था या अर्थशास्त्र। बहुत अच्छी बात। देखिए
अर्थशास्त्र या आर्थिक व्यवस्था क्या होती है? देखिए वह विस्तृत संरचना या व्यवस्था जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां नियोजित की जाती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को नियोजित की जाती है, वह आपको आर्थिक व्यवस्था या अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब अर्थशास्त्र को ही हम आर्थिक व्यवस्था बोलते हैं। देखिए यह उल्लेखनीय है कि चाहे किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, पर क्या एवं कितना उत्पादन किया जाए जैसे आधारभूत सिद्धांत सदैव उपस्थित रहते हैं। उत्पादन को सदैव उत्पादक को सदैव उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व उत्पादन कारकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। इन कारकों में तकनीक, कार्यकुशलता, कच्चा माल एवं अन्य संसाधन शामिल है। उत्पादक या निर्माता को सदैव अपने उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्गतों का आकलन करना होता है। इसके अतिरिक्त उसे मांग का अनुमान लगाना होता है तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए मूल्य निर्धारित करते हुए सुनिश्चित करना होता है कि उसे लाभ प्राप्त हो सके। अब यहाँ कहा किस प्रकार, देखिए यहाँ पे कहा किस प्रकार उत्पादन किया जाए की प्रक्रिया जानने के अतिरिक्त उत्पादक को यह भी निर्णय करना होता है कि वह विभिन्न संसाधनों, श्रम, यंत्रों एवं कच्चा माल आदि का किस प्रकार समुचित उपयोग करे ताकि कम से कम लागत में वस्तु को उत्पादन हो सके। उस स्थिति को संसाधनों का कुशलतम उपयोग माना जाता है। जब उत्पादक अधिकतम लाभार्जन करता है, पर आर्थिक गतिविधियों का एकमात्र उद्देश्य धनोपार्जन एवं लाभ प्राप्ति नहीं होना चाहिए। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर एक अर्थव्यवस्था मुक्त बाजार या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, केंद्रीय रूप से नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। अब देखिए पूंजीवादी या मुक्त अर्थव्यवस्था किसे बोलते हैं? देखिए पूंजीवादी या मुक्त अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है। पूंजीवादी या मुक्त अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था माना जाता है क्योंकि इसमें उत्पादक का उत्पादन साधनों पर पूर्ण स्वामित्व होता है तथा उत्पादक को अधिकतम लाभार्जन की स्वतंत्रता होती है। आर्थिक क्रियाकलापों में सरकार की भूमिका प्रशासनिक एवं न्यायिक जिम्मेदारी कार्यकरण तक सीमित हो जाती है। इसमें उपभोक्ता की प्रमुख सत्ता होती है। वस्तुओं की कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति या कीमत तंत्र की बाजार शक्तियों से होता है। तो आप यहाँ बहुत ये लाइन आपको किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपको वस्तु कीमत का निर्धारण मांग और आपूर्ति या कीमत तंत्र की बाजार शक्तियों से होता है। तो आपको ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। तो आप एक पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखना काफी मुश्किल है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान जैसे देशों को साधारणतः प्रमुख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजना निर्माण का प्रत्येक निर्णय एक प्रभुत्वशाली समूह द्वारा लिया जाता है। हाँ देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है हम तो समझिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजना निर्माण का प्रत्येक निर्णय एक प्रभुत्वशाली समूह द्वारा लिया जाता है, जिनमें क्या, कितना एवं किस प्रकार तक किसके उत्पादन किया जाए आदि विषय शामिल होते हैं। यह केंद्रीय प्राधिकरण लोगों की मांग के संदर्भ वस्तुओं के वितरण का अनुमान लगाता है। यह वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधनों को निर्देशित करता है तथा बाद में यह निर्णय लेता है कि वस्तुओं का वितरण किस प्रकार किया जाए। वस्तुओं के वितरण के संबंध में प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार नीति पर बल दिया जाए, न कि उसके द्वारा मुख्य भुगतान की क्षमता पर। अर्थव्यवस्था की कुशलता मांगों का शुद्ध अनुमान लगाना तथा इस संदर्भ में संसाधनों को वितरण करने पर निर्भर है। सरकार सभी कामगार व्यक्तियों को नियोजित करती है। चीन, क्यूबा और वियतनाम ऐसी अर्थव्यवस्थाओं का उदाहरण है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्देशित अर्थव्यवस्था है। यह आवश्यक नहीं है कि एक अर्थव्यवस्था सदैव पूरी तरह पूंजीवादी एवं पूरी तरह समाजवादी हो। यह आवश्यक नहीं है। देखिए यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि एक अर्थव्यवस्था सदैव पूरी तरह पूंजीवादी या पूरी तरह समाजवादी हो। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का स्वामित्व शासन के हाथों में होता है, जैसा कि समाजवादी एवं निर्देशित अर्थव्यवस्था में, तथा अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के स्वामित्व हेतु छोड़ दिया जाता है, बाजार अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया
कि इसके अंतर्गत आपको ये कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्पष्ट उदाहरण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय विशेषता यह है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां भी उन्हीं वस्तु का उत्पादन करती है जिनका उत्पादन निजी क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के रूप में स्टील, घड़ियाल, रसायन तथा टेक्सटाइल उद्योग, जहाँ एक और यह तर्क दिया जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों क्षेत्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर कहा जाता है कि इससे अनावश्यक रूप से नकली वस्तुओं के निर्माण में संसाधनों की बर्बादी होती है। यह कहा जाता है कि सरकार को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र के उन आधारभूत संरचना वाले क्षेत्र के उपयोग के लिए सार्वजनिक संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए जिनके लिए निजी क्षेत्र के उद्यमी प्रवृत्त नहीं होते हैं या चलाने में असमर्थ होते हैं। अब आगे यहाँ पर कहा गया कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अतिरिक्त संयुक्त क्षेत्र के उद्योग भी हो सकते हैं जिनका स्वामित्व संयुक्त रूप से निजी शेयरधारकों या सरकार या सार्वजनिक क्षेत्रों के पास होता है। 1980 और 1990 के दशक के उत्तरार्ध में विश्व में कुछ ही अर्थव्यवस्था शेष थी जिन्हें पूरी तरह से पूंजीवाद या राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सके। अब इसमें देखिए राज्य की जो भूमिका है, एक देश अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित भूमिका निभाता है। पहला, राजनियामक की भूमिका अदा करता है जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत वह विभिन्न समूहों, वर्गों, हितों, समूहों, लोगों के हितों के अधिकतम अभिवृद्धि के लिए आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन कराता है। राज्य एक उद्यमी की भूमिका भी निभाता है। यह ऐसे कार्यों को अपने हाथ में लेता है जिसमें निजी क्षेत्र नहीं आ सकता है या उनकी भागीदारी से करता है ताकि सभी नागरिकों एवं वर्गों का विकास एवं कल्याण हो सके। तीसरी बात यहाँ पर कहा गया राज नियोजन, निर्माण एवं कार्यान्वयन की भूमिका। तीसरी यहाँ बात कहा गया राज नियोजन, निर्माण एवं कार्यान्वयन की भूमिका भी पूरी करता है। यहाँ तीसरी बात ये कहा गया राज नियोजन, निर्माण एवं कार्यान्वयन की भूमिका भी पूरी करता है। इसके अंतर्गत यह देश में उपलब्ध संसाधनों का राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार आवंटन करता है। आर्थिक विकास एवं समृद्धि बदलती अवधारणा की बात यहाँ पर की गई है। हाँ, अब यहाँ देखिए अर्थव्यवस्था के संबंध में यहाँ पर जो कहा गया अर्थव्यवस्था के संबंध में उत्पादन की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। अर्थव्यवस्था के संबंध में उत्पादन की क्षमता को बनाए रखना चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए जिससे उत्पादन में किसी प्रकार की कमी नहीं आए। उत्पाद सेवाओं एक सेवाओं की उपलब्धता बनी रहे। संसाधनों की एक मांग को पूंजी उपकरणों को विस्तृत करने तब बनाए रखने में निवेशित करना चाहिए जिससे एक बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यह एक शुद्ध आर्थिक वृद्धि है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों के बीच 1950 के दशक में यह माना जाता था कि उत्पादन में वृद्धि के साथ उच्च उत्पादक होती है तथा आय अपने आप ही बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ देखिए क्या कि प्रति व्यक्ति खपत में बढ़ोतरी होगी और यह तकनीकी उन्नति की ओर अग्रसर करेगा। उत्पादन के स्तर में वृद्धि होगी जिससे निर्यात में वृद्धि होगी। अब देखिए विकास के इन मापन योग से निबंधों का उपयोग वित्तीय योजना बनाने में तुलनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है। पारंपरिक तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र, उत्पादन एवं रोजगार सृजन में कमी आती है जबकि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। विकास की पारंपरिक अवधारणा में गैर आर्थिक संकेतों जैसे साक्षरता में वृद्धि, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। अब यहाँ देखो शामिल किया जाता रहा है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि में अंतर। यहाँ देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आर्थिक समृद्धि से अर्थ है देश के उत्पादन में समय के साथ साथ क्या वृद्धि हुई है। आर्थिक समृद्धि का दूसरा यहाँ पर अंतर ये हुआ कि आर्थिक समृद्धि की जांच के राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का विश्लेषण करना होता है। तीसरी बात यहाँ पर आर्थिक समृद्धि में है कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत अधिक साधनों की व्यवस्था करके उनकी उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन स्तर बढ़ाया जाता है। आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत यहाँ पर क्या आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत अधिक साधनों की व्यवस्था करके उनकी उत्पादकता बढ़ाकर तो यहाँ देखो कि आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत
आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत अधिक साधन व्यवस्था करके उनकी उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन स्तर बढ़ाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चौथी बात कि आर्थिक समृद्धि के द्वारा ना तो गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण किया जा सकता है और ना ही सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए आर्थिक विकास की बात की गई है। आर्थिक विकास की संकल्पना अधिक व्यापक है और उसमें प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ यह देखा जाता है कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक और सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन हुए हैं। और दूसरा बात यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास का अनुमान मुख्य रूप से ढांचागत परिवर्तनों के आधार पर लगाया जाता है। तीसरा देखिए आर्थिक विकास के उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। आर्थिक विकास के उत्पादन के साधनों की संरचना में परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। चौथा बात, यद्यपि आर्थिक विकास के आर्थिक समृद्धि पर्याप्त नहीं है, तथापि जरूरी अवश्य है कि बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया कि देखिए 1970 के यहाँ पर देखिए 1970 के दशक में पारंपरिक विकास अवधारणाओं का त्याग किया गया। देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए 1970 के दशक में पारंपरिक विकास अवधारणाओं का त्याग किया गया और विकास अवधारणाओं को पुनः परिभाषित किया गया। विकास की नवीन परिभाषा में विकास को निर्धनता का उन्मूलन या उसमें कमी, असमानता या बेरोजगारी में कमी को समृद्धि के साथ संबंधित किया गया। विकास के द्वारा वितरण नवीन नारे के रूप में उभर कर सामने आया। विकास के अर्थ में देखो विकास के अर्थ के संदर्भ में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ड्यूडले सीर के अनुसार एक राष्ट्र के आर्थिक विकास के संदर्भ में प्रश्न पूछने चाहिए, निर्धनता की क्या स्थिति है, बेरोजगारी, यहाँ देखिए क्या बेरोजगारी की क्या स्थिति है, असमानता की क्या स्थिति है। यदि इन तीनों में पूर्व के स्तर में कमी आई है तब संबंध राष्ट्र के लिए यह काल विकास करा होगा। परंतु यदि इन में से दो या तीनों में वृद्धि हुई है तब चाहे प्रति व्यक्ति आय दुगुनी हो गई हो, इस काल को विकास का काल कहना अनुचित होगा। इस प्रकार विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक संरचना, राष्ट्रीय संस्थानों एवं नागरिक की दशाओं में अत्यधिक परिवर्तन आता है एवं असमानता में कमी आती है, निरपेक्ष निर्धनता का उन्मूलन हो जाता है। देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि इस प्रकार विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक संरचना, राष्ट्रीय संस्थान एवं नागरिक की दशा में अत्यधिक परिवर्तन आता है एवं असमानता में कमी आती है। निरपेक्ष निर्धनता का उन्मूलन हो जाता है। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास हेतु 4 महत्वपूर्ण घटक हैं। महबूब उल हक के अनुसार मानव विकास हेतु 4 महत्वपूर्ण घटक है। पहला, लोगों की अवसरों तक एक समान पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, गुणवत्तापरक जीवन के अवसर बने रहना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां समान खुशहाली का अधिकार से वंचित न हो। तीसरा, लोगों का सशक्तिकरण आवश्यक है ताकि वे मुक्त रूप से अपनी पसंद का चुनाव कर सके। यह राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक उदारवाद, अत्यधिक नियंत्रणों से मुक्ति, शक्ति का विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने एवं क्रियान्वयन में लोगों की व्यापक सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दशाओं के सृजन का आह्वान करना है। इसमें स्वास्थ्य एवं शैक्षिक मोर्चों पर निवेश, ऐसी दशाओं के सृजन जिसमें लोगों की साख एवं ऋण एवं उत्पादक संपत्ति तक पहुंच हो की आवश्यकता है। और लिंग असमानता को न्यूनतम करना होगा ताकि महिला एवं पुरुष समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सके। चौथा, लोगों में निवेश और उनके विरुद्ध आर्थिक माहौल तैयार करने से उनकी अधिकतम क्षमता को प्रयोग करना होगा। उत्पादकता बेहद महत्वपूर्ण है, हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि मानव विकास का अंतिम साध होता है। 1971 में डॉक्टर गॉलेट ने विकास के व्यापक अर्थ में 3 आधारभूत केंद्रीय मूल्यों जीवन संपोषण, आत्मसम्मान एवं स्वतंत्रता में अंतर किया है। विकास के मूलभूत जरूरत उपागम 1970 में विश्व बैंक द्वारा शुरू किया गया था। 3 मुख्य घटक अंत संबंधित है। जीवन संप्रेषण के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का अभाव उत्पन्न होता है। आत्मसम्मान और पसंद की स्वतंत्रता का अभाव गरीबी का दुष्चक्र उत्पन्न करता है। देखिए, आत्मसम्मान और पसंद की स्वतंत्रता का अभाव गरीबी का दुष्चक्र उत्पन्न करता है। स्वतंत्रता के रूप में विकास की अमर्त्य सेन की अवधारणा को
काफ़ी सराहा गया है। उन्होंने कहा कि मानव विकास नागरिकों की क्षमताओं का विस्तार है। उनके अनुसार स्वतंत्रता का मतलब है नागरिकों को उन चीज़ों तक पहुँच और अवसरों की प्राप्ति जिन्हें वे कीमती समझते हैं। अमर्त्य सेन ने आर्थिक समृद्धि द्वारा देखिए अमर्त्य सेन ने आर्थिक समृद्धि और विकास मापने को भी चुनौती दी है। सेन ने कहा कि गरीब लोगों की आय में बढ़ोतरी उनकी स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान करती है। हालांकि उनका मानना था कि मात्र आय में बढ़ोतरी देश के अधिकतर लोगों पर असमान एवं बुरा प्रभाव डालेगी और विकास से लाभान्वित होने के लिए गरीबों के लिए आमूलचूल पुनर्वितरण कदम उठाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने आर्थिक समृद्धि की अपेक्षा मानव समृद्धि पर बल देने की बात की ताकि निर्धनता की समस्या और वैश्विक असमानताओं को दूर किया जा सके। उनका मानना है कि यदि सभी के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी है तो नागरिकों की क्षमताओं को विस्तार करना होगा। ध्यान इस बात पर नहीं दिया जाना चाहिए कि लोगों को क्या कमी है। विकास में देखिए यहाँ पर क्या विकास विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करना शामिल है जो लोगों के पास उनकी तार्किक इच्छाएं एवं आवश्यकताओं के लिए बेहद कम विकल्प एवं अवसर छोड़ते हैं। अमर्त्य सेन उन मुख्य कारकों गरीबी, निरंकुशता, असमान आर्थिक अवसर और व्यवस्थित सामाजिक वंचना, लोक सुविधाओं की उपेक्षा और असहिष्णुता या दमनकारी राज की अत्यधिक सक्रियता को परिभाषित करते हैं जो स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र एवं विधि के प्राध्यापक जगदीश भगवती का मानना है कि आर्थिक अंतरणों को प्रभावित करने में राज्य की व्यापक भूमिका की अपेक्षा मुक्त व्यापार और अनियंत्रित बाजार की भूमिका होनी चाहिए। उनका विश्वास है कि समृद्धि पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सके। उनका मत है कि शुरुआत में आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी असमानता में वृद्धि कर सकती है लेकिन निरंतर समृद्धि अंततः शुरुआती असमानताओं के प्रभाव को कम करने के लिए आपको सामाजिक लाभ कार्यक्रमों को भी जारी रखेगी। उनका मानना है कि पुनर्वितरण से पूर्व आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब देखिए सामाजिक विकास के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस चीज़ को यहीं पर ख्याल रखिए।